जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेज वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जिसमें प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि 12/11/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आज मैं आप लोगों को इसका रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं दोस्तों। इससे हमें पता चलेगा कि रीजनिंग का कौन कौन सा चैप्टर और कैसा कैसा प्रश्न जो है ग्रुप डी रेलवे पूछा करता था। क्या वो प्रश्न ईजी होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली होते हैं, क्या क्या हमें उसके लिए तैयारी करना चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करता हूं 12/11/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से रिलेटेड था और आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है दोस्तों। और क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। और पद में दे रहा है दोस्तों किसान खेत से संबंधित है। किसान जो है खेत से संबंधित है। तो जुआरी जो है जो जुआ खेलता है वह किससे संबंधित है आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन में दिया हुआ है पहला गैराज, नहीं गैराज में तो क्या बोलते हैं कार या फिर व्हीकल्स जो हैं वहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। कार हो जाए बाइक हो जाए वो गैराज में रखे जाते हैं, ठीक है। वैधशाला तो शराब का अड्डा होता है दोस्तों, जहाँ शराब बिकता है उसको वैधशाला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जुआरी की बात कर रहा है। और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है गैलरी, तो ये भी नहीं है। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है दोस्तों, कैसीनो में जुआरी लोग जुआ खेलने जाते हैं जिसे हम लोग कैसीनो कहते हैं। कैसीनो इज द राइट आंसर दोस्तों, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा। कैसीनो में ही जुआरी लोग जुआ खेलने जाते हैं। फिल्मों में भी आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े कैसीनो में जुआ खेलने लोग जाते हैं। तो जुआरी कैसीनो से संबंधित होगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा और इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न में दे रहा है दोस्तों राजन का सुंदर से क्या संबंध है। राजन का सुंदर से क्या संबंध है, ये प्रश्न है। कथन कह रहा है पहला नंबर कथन कह रहा है कि राजन की बहन शारदा है। राजन की बहन जो है शारदा है। राजन की बहन ये पुरुष है तो इसकी बहन जो है शारदा है। शारदा, ठीक है, इसकी बहन है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर कथन में दे रहा है कि शारदा के पिता का नाम सुंदर है। शारदा के पिता का नाम सुंदर है दोस्तों, सुंदर है पिता का नाम। तो प्रश्न कह रहा था कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है। राजन का सुंदर से क्या संबंध है, तो कौन सा कथन हम लोग के लिए पर्याप्त है। तो सुंदर से राजन का संबंध बताने के लिए दोस्तों ये दोनों कथन पर्याप्त है। दोनों कथन हमें आवश्यकता होगा, क्योंकि राजन का अगर शारदा से अगर रिलेशन नहीं पता तो आपको सुंदर से रिलेशन आप लोग नहीं जान पाइएगा, क्योंकि पहले कथन में शारदा से रिलेशन किया और दूसरे कथन में शारदा का सुंदर से रिलेशन किया, जिसके चलते हम लोग को पता लग गया कि सुंदर और राजन का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। यानी कि दोनों कथन हम लोग को आवश्यकता है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यानी कि हम लोग का आंसर क्या होने जा रहा है दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कथन 1 और 2 दोनों चाहिए, ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ढेर सारे प्रश्न रीजनिंग के ग्रुप डी रेलवे पूछ रहा है दोस्तों। 5 से 8 क्वेश्चन तक कथन एवं निष्कर्ष से सिलोगिज्म चैप्टर से पूछ रहा है दोस्तों। यदि आप लोग सिलोगिज्म चैप्टर को बेहतरीन ढंग से सीखना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पे आप लोग जा करके विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पे 3 कंसेप्ट के माध्यम से पूरा सिलोगिज्म मैंने ख़त्म किया है। आप लोग जाइए वहाँ पे विजिट कीजिए और आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। और क्वेश्चन कह रहा है इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। और पद दिया हुआ है 2b, उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों 12l, उसके बाद दिया हुआ है 22v, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, 2 के बाद 12 के बाद 22
22 के बाद 32 होना चाहिए था, तो ABCD में 32 थोड़ा होता है, ABCD में 32 होता है दोस्तों, नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ABCD में तो 26 अक्षर ही होते हैं, 26 अक्षर से कितना अधिक है दोस्तों, 4 और 2 6, 6 अधिक है, तो 6 यहाँ पे लिखाएगा। आप लोग समझ गए यहाँ पे मैंने 6 क्यों लिखा, क्योंकि ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर ही होते हैं, 22 में 10 जोड़ते तो 32 आता, तो 32 में से 26 घटा दो, कितना बच गया, 6 बच गए, तो 6 यहाँ पे लिखे जाएंगे। डेट क्लियर। अब 2 नंबर पे B आता है तो B लिखा हुआ है, 12 नंबर पे L आता है तो L लिखा हुआ है, 22 नंबर पर भी आता है दोस्तों तो भी ही लिखा हुआ है, तो 6 नंबर पे कौन आता है, F, यानी कि 6F आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर A में है दोस्तों, A आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इस रीजनिंग का कोडिंग किया गया था, जो कि आप लोग को सीख करके इसे जल्दी से सॉल्व करना था। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन ईजी वे में समझ गए होंगे। बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। और पद में दिया हुआ है पहला MATCH मैच, रेशियो दिया हुआ है दोस्तों TCA HM दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनली का साइन दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है FARCY। ठीक है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपको फाइंड आउट करके बताना है दोस्तों। तो देखिए तो क्या किया गया है, M को यहाँ पे M लिख दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद H लाया है, H उसके बाद लास्ट में लाया है, ठीक है, H को लास्ट में कर दिया। देखिए M यहाँ प्रारंभ था तो क्या कर दिया, यहाँ पे लास्ट में कर दिया, तो F हमारा प्रारंभ है तो क्या कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। सबसे पहला काम, जैसे कोडिंग कर रहा है वैसे ही आपको भी कोडिंग करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला सेकंड लास्ट कर दिया, लास्ट वाला सेकंड लास्ट कर दिया, तो लास्ट वाले को सेकंड लास्ट कर देते हैं हम लोग, जैसा कोडिंग करें वैसा ही सॉल्व करना है। अब देखिए सेकंड वाला थर्ड लास्ट कर दिया है, सेकंड वाला थर्ड लास्ट कर दिया है, सेकंड वाला थर्ड लास्ट कर देते हैं हम लोग, थर्ड लास्ट कर दिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, टी को सबसे आगे कर दिया है, टी को सबसे आगे कर दिया है, यानी कि आर को सबसे आगे करना होगा दोस्तों। फिर सी को सेकंड स्टेप में कर दिया है, सी को सेकंड स्टेप में कर दिया है, तो सी को सेकंड स्टेप में कर देते हैं, यानी कि RCAYF आपका करेक्ट आंसर है, ए नंबर ऑप्शन दोस्तों। RCAYF आपका सी नंबर ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर नहीं, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग RCAYF। तो इस तरीके से कोडिंग किया गया था, इस कोडिंग को समझना था। जितना जल्दी आप इस कोडिंग को समझिएगा उतना ही जल्दी आपका बेहतरीन ढंग से आंसर सॉल्व हो जाएगा, और एग्जाम हॉल में कोई भी गलती आपके लिए वह क्वेश्चन जो है कैंसिल करवा सकता है। और आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी में एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्क भी होता है। नहीं दोस्तों, ग्रुप डी नेगेटिव मार्क पर आधारित है, तो एक क्वेश्चन भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बारीकी से नज़र गड़ा करके, नज़र देख करके ही हम उसे सॉल्व करेंगे। और मैथ रीजनिंग में तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा मिस्टेक, ठीक है। तो आइए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को सही माने भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हैं। उनके आगे दिए गए 2 निष्कर्षों से यह निर्णय ले कि उनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। और कथन दिया हुआ है सभी पेड्स पुस्तकें हैं, सभी पेड्स जो हैं वह पुस्तकें हैं दोस्तों, सभी पेड्स जो हैं वह पुस्तक के अंतर्गत आते हैं, पुस्तक के अंतर्गत आ रहे हैं। ये कह रहा है कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 कह रहा है सभी पुस्तकें कागज है, सभी पुस्तक जो है वह कागज के अंतर्गत है, यानी कि कागज में ही पेड्स भी है पुस्तक भी है, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर पहला क्या कह रहा है दोस्तों, ये प्रश्न जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी साधारण तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसका आप डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम बन गया, समझिए इसको हम लोग काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए निष्कर्ष पहला कह रहा है क्या कि सभी कागज पुस्तक हैं, सभी कागज पुस्तक है नहीं, कुछ हिस्सा है कागज का, कुछ हिस्सा पुस्तक है, ना कि सभी पुस्तक कागज हैं, ना कि कागज का सभी भाग पुस्तक है, ठीक है। तो ये पहला गलत है दोस्तों। दूसरा कह रहा है क्या, सभी पेड्स कागज है, हाँ
सभी पेट्स कागज के अंतर्गत भी है, कागज का पूरा इतना रूप है दोस्तों, ठीक है, तो पेट्स तो उसके अंदर ही है ना, तो ये दूसरा जो है सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 नंबर निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है, 1 नंबर नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट मारेंगे और आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं कथन एवं निष्कर्ष के। ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन जो है वह कहानी टाइप का, कथन टाइप का कहेगा। देखिए आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, कुछ भी दे सकता है। आप लोग 3-4 क्वेश्चन और भी दिए रहेंगे, उसको आप लोग देखिएगा किस तरीके से कथन एवं निष्कर्ष के 4-5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पूछ रहा ही है हर एक शिफ्ट में दोस्तों। तो वो सारी क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे बारीकी से और उसे समझने का प्रयास भी करेंगे। तो बनूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है और क्वेश्चन कह रहा है नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है, ठीक है, और पश्चिम की ओर सम्मुख है, पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, सम्मुख मतलब मुख जो है पश्चिम की ओर है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता है, फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, मतलब अब उसका मुख जो है किस दिशा की ओर। तो कह रहा है क्या कि सबसे पहले कह रहा है कि नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पे है जिसका मुख जो है पश्चिम की ओर था, पश्चिम की ओर उसका मुख था। तो पश्चिम तो आप लोग समझते हैं कि राइट की ओर होता है, नहीं सॉरी, पश्चिम राइट की ओर नहीं, पश्चिम लेफ्ट की ओर होता है। यही डायग्राम होता है दोस्तों, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब दाएं और पश्चिम जो है बाएं ओर होता है। तो इसका मुंह जो था इधर था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या कि वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब दाएं, द से दक्षिणावर्त मतलब दाएं, दाएं घूमता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब वामनावर्त मतलब बाएं, ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब दाएं, तो दाएं घूमता है 45 डिग्री। 45 डिग्री जब दाएं घूमेगा दोस्तों तो दाएं उसका उस साइड होगा, तो दाएं घूमेगा तो इधर घूमेगा, मतलब अब इसका डायरेक्शन जो होगा उत्तर और पश्चिम की ओर होगा, नहीं उत्तर और पश्चिम की ओर इसका आप डायरेक्शन हो गया होगा, क्योंकि 90 डिग्री अगर घूमता, 90 डिग्री देखिए ये पश्चिम था, ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री घूमता तो उत्तर की ओर हो जाता, नहीं। तो अब 45 डिग्री चूंकि घुमा है तो इसका मतलब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। उसके बाद कह रहा है कि फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। उसी दिशा कहने का मतलब फिर से दाएं, तो दाएं 180 घुमाना मतलब एक पीछे स्टेप कर देना, मतलब मुख अगर उत्तर है तो दक्षिण कर देना, तो उत्तर पश्चिम है तो अब दक्षिण पूरब हो जाएगा, इसका मुख जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री घूम चुका है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि वह वामावर्त 270 डिग्री घूमता है। उसके बाद वामावर्त 270 डिग्री घूम रहा है दोस्तों। तो देखिए, तो अब बाएं घुमाना है, तो वापस इसको बाएं घुमाएं तो 180 के बाद 90 और घुमाना है, नहीं 180 यहाँ तक हो जाएगा, 180 यहाँ तक तो 45 न होता, तो 45 और घुमाते तब न 90 होता, तब 180 या 90 270 होगा, यानी कि इसका मुख जो है अब यहाँ होगा। यहाँ कहने का मतलब अगर यहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ किए थे तो ये था साउथ, ये था वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट के बीच इसका मुख होगा दोस्तों। अब इसका मुख जो होगा वो साउथ और वेस्ट के बीच होगा, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम आपका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था, जो कि घुमावदार क्वेश्चन था, घुमा रहा था सिर्फ, आप उस तरीके से घूम जाइए, आपका आंसर इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन ऐसे भी इजी होते हैं, बशर्ते सारे डायरेक्शन के बारे में आपको पता हो, ठीक है। आइए बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं ला रहा हूँ, और क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या फिर पर्याप्त है। प्रश्न में दिया है लेट के लिए कौन सा कोड है, लेट के लिए LATE, लेट के लिए कोड क्या है, कोड क्या है, इसको जानना है हमें, कौन कौन सा कथन की आवश्यकता होगी। पहला कथन में दिया हुआ है क्या कि किसी कोड भाषा में आई वॉज लेट को विस्ले कहते हैं। आई वॉज लेट को क्या कहते हैं दोस्तों, विस्ले, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, सीज लेट को CS ले कहते हैं, नहीं दूसरा में कह रहा है क्या, सीज
लेट को कहते हैं दोस्तों हम लोग क्या, SES ले, ठीक है। तो अब देखिए तो कथन 1 और कथन 2 में कौन कॉमन पॉइंट है, तो लेट कॉमन पॉइंट है, दोनों का ही कॉमन पॉइंट है। लेट के लिए ही कोड चाहिए दोस्तों, तो इधर से ये दोनों में ई कॉमन पॉइंट है लेट, इन दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट है, तो ली जो है कॉमन पॉइंट है, यानी लेट के लिए ली कोड होगा। तो ली कोड जाने हम लोग कैसे, कथन 1 और कथन 2 दोनों का प्रयोग करके, यानी कि दोनों कथन का हम लोग यूज करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि लेट के लिए कोड क्या है, LE ले है। नहीं दोस्तों, तो कथन 1 कथन 2 दोनों अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हम लोग को क्या देना होगा, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, मतलब ऑप्शन नंबर डी देना होगा दोस्तों। डी आपका करेक्ट आंसर होगा और करेक्ट आंसर आपको डी मानना होगा, यही आपका चॉइस होना चाहिए एग्जाम हॉल में, ताकि परफेक्ट नंबर आ सके आपका, ठीक है। आइए तो बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा करता है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान देते जाइएगा कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे लोग का गलती हो जाता है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं वो लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन है तो दोस्तों इसको समझना तो है, ये रीजनिंग तो है, एक चैप्टर है इसका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर विजिट करके आप लोग इसको अवश्य देखें एक बार। तो आइए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। अब विकल्प फिगर में दिया हुआ L फिर उल्टा L, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों ऐसे फिर ऐसे, ये 3 डब्बा दिया हुआ है। चौथा डब्बा में क्या भराएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो चौथा डब्बा में क्या भराएगा दोस्तों, L का जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, तो इसका जस्ट अपोजिट कैसे होता, ऐसे नहीं, इगोल इधर से लंबा है तो इधर से लाइन खींच देते हैं। यानी कि आपको ऑप्शन में देखना है कि ए वाला जो है फिगर कौन से नंबर ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन में ये फिगर आपका है और ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी इजी था और इजी वे में आप लोग समझ भी गए होंगे। तो बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस कार्यवाही का चयन करें जो दिए गए कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करती है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का भी प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछेगा, देगा कुछ कहानी टाइप का, अब उससे निष्कर्ष पूछेगा कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इस टाइप के लिए भी भावनात्मक विचार से सोचना है और क्या देखना है वो सारी बातें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है क्या कि द्वार बंद होने पर भी लाइन पार करने वाले लोगों की लापरवाही के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। सही बात है दोस्तों, ये वास्तव में भी सही है कि रेलवे क्रॉसिंग पर जब फाटक लॉक भी हो जाता है फिर भी बाइक वाले लोग या पैदल वाले लोग चाहते हैं कि नहीं मैं पार ही कर जाता हूँ ना, और उसी क्रम में जब ट्रेन आ जाती है तो उन्हें रन ओवर करके चले जाती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसे बचाने के लिए या उससे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपके निष्कर्ष में दे रहा है क्या करना चाहिए, कौन सा निष्कर्ष सही है अकॉर्डिंग टू कथन के अनुसार। आवश्यकता से अधिक नहीं, ठीक है, आवश्यकता से अधिक नहीं करना है कि कुछ दूसरा माध्यम उसको बता देना है, ठीक है। कथन में जो जो बातें दी हुई है वही बात के अनुसार ही सोचना है कि क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला दे रहा है निष्कर्ष एक, सभी रेलवे क्रॉसिंग बंद करके फ्लाईओवर बना दिए जाएं। तो दोस्तों ये गलत बात है, ये वास्तव में सही नहीं है, ठीक है। सभी रेलवे फाटक को ही बंद कर दें और फ्लाईओवर बना लें तो ये काफ़ी ज़्यादा संभव युक्त नहीं है, मतलब एकदम संभव के लायक नहीं है कि सबको बंद ही कर दिया जाए, ये तो एकदम अपोजिट वे हुआ। हालांकि सुधार तो हम लोग में करना चाहिए। दूसरा नंबर निष्कर्ष में कार्यवाही में कह रहा है क्या कि उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो द्वार बंद होने पर भी रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं। तो ये बात सत्य है दोस्तों, उन लोगों को हम लोग रोक सकते हैं या दंडित कर सकते हैं जो रेलवे फाटक को बंद होने पर भी अगर उसे क्रॉस करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनमें समझ उत्पन्न होगा और अगली बार वह गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके लिए सुख सुविधाएं देना स्टार्ट कर दें या सारे रेलवे फाटक को ही बंद कर दिया जाए। तो इसका मतलब कार्यवाही 2 जो है सही है, ठीक है, वास्तव में करेक्ट है और यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है। केवल अनुसरण 2 करता है, केवल 2 अनुसरण करता है और ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ए नंबर आंसर आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको खुद से सोचना है और उसका निष्कर्ष बताना है और कौन सा सत्य है
इसे आपको फाइंड आउट करके ऑप्शन क्लिक करना है दोस्तों। तो बहुत सोचनीय वाला प्रश्न होता है इस टाइप का प्रश्न, और इस टाइप का ही प्रश्न 3-4 क्वेश्चन दे रहा है आज के रेट में रेलवे ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान देते रहिएगा। बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करें। और इन आकृतियों में देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि एक सर्किल दिया हुआ है, इसका आधा भाग ब्लैक और आधा भाग वाइट किया हुआ है। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका आधा भाग ब्लैक और आधा भाग वाइट किया गया। उसके बाद लास्ट नंबर ऑप्शन में एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसमें आधा भाग वाइट और आधा भाग ब्लैक किया गया। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में इसका दे रहा है दोस्तों एक पंचभुज, जिसमें आधा भाग ना ब्लैक किया गया है और आधा भाग ना वाइट है दोस्तों, पूर्ण रूपेण आधा आधा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से पंचभुज दिया हुआ है और आधा भाग कोई लाइनिंग से कवर किया हुआ, आधा भाग को वाइट रखा है, जबकि इसको आधा आधा भाग ऐसे करना चाहिए था। यानी कि यही भिन्न है, उन सबों से यही भिन्न है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सी नंबर ऑप्शन क्या है, सॉरी सी नंबर ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में, ये भी ध्यान देना है। तो सी तो आपका करेक्ट आंसर होगा ही, लेकिन ये सी जो है कौन से नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ये भी ध्यान देना है दोस्तों। अब एग्जाम में ये भी फंसाता है कि सी तो आपका करेक्ट है ही, लेकिन सी देखो कि आपके कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर ए में था, ए नंबर ऑप्शन में सी आपका दिया हुआ है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन मानना होगा, ना कि सी नंबर ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा, यह भारी मिस्टेक होगा आप लोगों से। ठीक है, तो बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथन और उसका अनुसरण करने वाले निष्कर्षों को पढ़ें। निर्णय लेके दोनों में से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब पहला दिया हुआ है, इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। ठीक है, दिया हुआ है क्या आपका कि इस आउटलेट में जो है सारे कपड़े जो है पुराने फैशन के हैं, मतलब न्यू फैशन वाला नहीं है एक भी कपड़ा। निष्कर्ष कहता है पहला, दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है। हाँ, जब अधिकांश कपड़े जब फैशन में नहीं है तो कुछ कपड़े तो फैशन में नहीं ही होगा, क्योंकि सभी से कुछ का संबंध बताया जा सकता है दोस्तों, लेकिन कुछ से सभी का संबंध व्यक्तित नहीं कर सकते। माने अधिकांश कपड़ा न्यू फैशन का नहीं है, यानी कि कुछ कपड़ा भी उसमें न्यू फैशन का नहीं होगा, ये भी हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषाओं में। ठीक है, दूसरा नंबर निष्कर्ष क्या कह रहा है, दुकान जल्दी बंद होने वाली है। ये कैसे कह सकते हैं कि अगर न्यू फैशन का नहीं है तो दुकान बंदे हो जाएगा, है ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो न्यू फैशन को ना चाह करके पुराने फैशन, संस्कृति वाले फैशन को ही अपनाना लोग चाहेंगे, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये पूर्ण रूपेण सही नहीं है, लेकिन पहला निष्कर्ष जो है पूर्ण रूपेण सही है, क्योंकि अधिकांश कपड़े जो हैं न्यू फैशन के नहीं है, तो उसमें से कुछ कपड़े क्या न्यू फैशन के नहीं होंगे, होंगे ही, कंफर्म सही है। हाँ, यही कहता कि सभी कपड़े न्यू फैशन के नहीं है, तो ये गलत बात है, क्योंकि अधिकांश शब्द का यूज कर रहा है, तो अधिकांश से कुछ का संबंध हो सकता है, सभी का संबंध नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन जो है काफ़ी करेक्ट हो रहा है और 1 आपका सही है। ठीक है, 2 आपका गलत है, तो इसका मतलब केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको क्लिक करना होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए क्रम में आने वाले अगले अक्षर युग्म का पहचान करें। और युग्म में दिया हुआ ईटी, उसके बाद दिया हुआ है केएन, उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों क्यूएच, उसके बाद दिया हुआ है आपका डब्ल्यूबी, उसके बाद क्या आएगा आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो एबीसीडी का कौन सा अक्षर है, पहले उसको फाइंड आउट हम लोग लिख लेते हैं इसका कि कौन सा स्थान किसका है। ठीक है, ई का स्थान जो है एबीसीडी में वह 5वां है, टी का स्थान जो है 20वां है। ठीक है, के का स्थान जो है 11वां है दोस्तों, एन का स्थान जो है कितना है 14वां है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब पी का स्थान जो है वह क्यू का स्थान जो है 17वां है। ठीक है, ओ जो है 15वां स्थान पे आता है, ओ के बाद पी क्यू 17वां स्थान पर। एच का स्थान 8वां है, डब्ल्यू का स्थान जो है दोस्तों वह 23वां है, नहीं 23वां स्थान पर। और बी का स्थान जो है वह दूसरे स्थान पर है। अब हम लोग को अगला पद ज्ञात करना है, तो 5 से 11 हुआ, 11 से 17 हुआ, 17 से 23 हुआ। यहाँ देखिए कितना बढ़ोतरी हो रहा है यहाँ पे, तो बढ़ोतरी हो रहा है 5 से 11 जाने में +6, 11 से 17 जाने में +6, 17 से 23 जाने में +6। तो अगला बार भी +6 कर लेते हैं ना, तो +6 करेंगे तो 23 और 6
29 हो जाएंगे, तो 29वां अक्षर तो ABCD का होता ही नहीं है। 26वां अक्षर कौन सा होता है? Z। तो अब 3 और बच गए, 29 में 26 हटा देंगे तो 3 ही ना बचेंगे। तो तीसरा अक्षर क्या होता है ABCD का? C, यानी कि C यहाँ पे आपको फुट अप करना पड़ेगा। और 20 से 14 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 2 हुआ, ये क्या हो रहा है? तो माइनस हो रहा है, -6, यहाँ पे भी -6, यहाँ पे भी -6, तो यहाँ से भी अब -6 करना है। तो 2 अगर घटा लेते हैं तो आपका A और B खत्म नहीं, लेकिन -6 करना है, तो 4 और घटा लेते हैं तो 26 में से 4 जाएगा तो 22। 22वां स्थान किसका मिलेगा बताइए दोस्तों? 22वां स्थान क्या होगा? तो 22वां स्थान B होगा। तो C भी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर C भी आपका ऑप्शन नंबर D है दोस्तों। D आपका करेक्ट आंसर है, D इसका करेक्ट आंसर होगा, C भी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से कोडिंग किया गया था। ये अल्फ़ाबेट का कोडिंग था। अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर भी आप लोगों को इसी चैनल पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीखने को मिल सकता है। प्लीज़ आप लोग विजिट करें मेरे चैनल पर, और प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दी गई आकृति में असंगत की पहचान करें। इसमें भी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एक सर्किल जिसका आधा भाग किया गया है। दूसरा दिया हुआ ट्रायंगल जिसमें आधा भाग किया गया है। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है क्या? स्क्वायर जिसका आधा भाग किया गया है। लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पंचभुज, अब आधा भाग नहीं किया हुआ है। पंचभुज का आधा भाग ऐसे होता, लेकिन ऐसे ना करके इसने ऐसे किया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन देखिए कि डी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी जो है डी ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और यही आपको मानना था, क्लिक करना था दोस्तों एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो आइए बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृतियों में से कितने त्रिभुज है? निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज है दोस्तों? त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है आप लोगों से, और इस तरीके से आकृति दी हुई है। ठीक है, इस तरीके का आकृति दिया हुआ है, इस तरीके का आकृति दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए बन गया ये आकृति, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी कवर किया हुआ है। दो लोग ऐसे थे। तो देखिए दोस्तों 1 2 3, यहाँ जो आकृति बन रहा है त्रिभुज के, वह कितने आकृति हैं? 1 2 और ये पूरा एक 3, ठीक है, यानी यहाँ 3 बन रहे हैं, और यहाँ पे भी वैसे ही एक बड़ा वाला और 2 छोटे वाले, यानी यहाँ पे भी 3 आकृति बन रहे हैं। तो 3 3 6 हो गए। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। 3 3 6 7 8 बन गए। 8 ट्रायंगल बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा फिगर गलत बनाया है। नहीं, फिगर में एक स्टेप और बड़ा है। फिगर हम लोग गलत बना चुके हैं दोस्तों, फिगर थोड़ा एक स्टेप और बड़ा है। अच्छे से फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर हमारा गलत बन चुका था, इसीलिए गलत आंसर आ रहा था। हमारा फिगर ऐसे है, एक स्टेप और बड़ा है। ठीक है, चलिए एक स्टेप और बड़ा हुआ है, यानी कि इतना है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 डब्बा है, 1 2 3 4 डब्बा है। ठीक है, 4 डब्बा गलत फिगर बन चुका था, इसीलिए हमारा गलत आंसर आएगा। 3 इधर है, 3 इधर है दोस्तों, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, फिगर लगा मुझे कि गलत है, तो उसको हम लोगों ने सुधार कर लिया। तो क्या हम बनेगा 1 1 1 1, 4 तो इधर बन गए, और 3 इधर और 3 इधर। 3 इधर कैसे दोस्तों? एक पूरा बड़ा फिगर और ये दोनों छोटा वाले, तो 3 बन गए। ये भी यहाँ पे भी एक ये बड़ा फिगर और ये दोनों छोटा फिगर, यानी 3 इधर भी बन गए। तो 3 3 6 7 8 9 10, 10 आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। 10 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। सी आपको राइट क्लिक करना है, और यही आपका राइट आंसर भी होगा दोस्तों। आइए तो बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। मैं इस शिफ्ट के सारे रीजनिंग क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो आप लोग का लंबा अवश्य होगा, लेकिन सारे क्वेश्चन को आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि A3, उसके बाद कह रहा है B5 C7, उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों D9, फिर उसके बाद दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद भी दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद दिया हुआ है G15, और उसके बाद दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद क्या होगा आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो आइए A B C D, फिर उसके बाद E आता, फिर उसके बाद F आता, G के बाद H आता। नहीं,
जो कि आप लोग को नहीं दिया गया, ये तीनों नहीं दिया गया, ये तीनों ही आंसर आपको करना होगा। अब दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 9 के बाद क्या आता है 11 के बाद 13, 15, फिर उसके बाद 17 आता है, यानी E11, F13, H17 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। E11, F15 और H17 आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। E11, F13, H17। तो इस तरीके से कोडिंग था, कोडिंग पहचान करके हम लोग इसे आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकें। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड इस शिफ्ट में, जो कि हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न वैन आलेख 50 छात्रों को दर्शाता है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र A, B और C में भाग लेते हैं। प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता ही लेता है, ठीक ना, कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहा है, तो अधिकांश कितना भी कर सकता है, दोनों तीनों में कर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है प्रशिक्षण सत्रों में केवल 2 सत्र में भाग वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं? केवल 2 में, केवल 2 में, केवल 2 निकालने के लिए। तो केवल 2 निकालने के लिए यहाँ पे भाग होगा, यहाँ पे भाग होगा और यहाँ पे भाग होगा दोस्तों। ये है, ये बी है, ये सी है, दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है 10, 12 और यहाँ पे भी दिया हुआ है 10, लेकिन यहाँ बीचों वाला में दिया हुआ है 5। टोटल थे कितने 50, ठीक ना, टोटल 50 थे। यहाँ से टोटल कितने हैं दोस्तों? तो 10, 10 और 12 और 5, 10 + 10 + 12 और 5, यानी कि कितने होंगे 32, 5, 37, 37 होंगे। तो 2 सत्र में भाग लेने वाले कौन कितने व्यक्ति होंगे? तो टोटल तो 50 थे, जिसमें 37 जो है केवल अकेले या फिर तीनों में भाग लेने वाले हैं। तो घटा लेते हैं तो क्या मिलेगा 13 मिलेंगे दोस्तों। 13 जो होंगे 2 सत्रों में मिला करके काम करने वाले लोग होंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में 13 लोग होंगे जो 2 सत्रों में काम किए होंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था और इजी वे में आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का इस शिफ्ट में। तो इस शिफ्ट के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि कैसे लगे ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को, क्या ये सारे क्वेश्चन ईजी थे और क्या क्या लेवल था आप लोग समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को देख करके। क्या ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है? यदि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए